नमस्कार साथियों, ज्ञान स्तरीय गुरुकुल में आपका स्वागत है। साथियों, आज का हमारा टॉपिक है संविधान। संविधान किसे कहते हैं? संविधान नियमों, कानूनों और सिद्धांतों का एक लिखित या अभिलेख दस्तावेज है। संविधान एक मार्गदर्शक है। संविधान के द्वारा सरकार कैसे बनेगी, कैसे चलेगी, नागरिकों के क्या अधिकार होंगे, क्या कर्तव्य होंगे, न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका की शक्तियां, सीमाएं और कार्य कैसे करेंगी, ये सबके साथ बराबरी, न्याय और स्वतंत्रता का व्यवहार कैसे दिया जाएगा। भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इसको बनाने का काम संविधान सभा ने किया। इसका मसौदा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की अध्यक्षता में ड्राफ्टिंग कमेटी ने तैयार किया। भारत का संविधान दुनिया का सबसे लंबा और लिखित संविधान है। चलते हैं इसी क्रम में आगे। संविधान की प्रस्तावना। संविधान की प्रस्तावना संपूर्ण संविधान की उत्तर कुंजी मानी जाती है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जितनी भी धाराएं हैं, जितनी भी अनुसूचियां हैं, जितनी भी भाग हैं, उनके अंदर जो भी कुछ लिखा गया है उसका अर्थ संविधान की प्रस्तावना के अनुसार लगाया जाता है। संविधान की प्रस्तावना। संविधान की प्रस्तावना संविधान का परिचयात्मक वक्तव्य है जो संविधान के मूल उद्देश्यों, आदर्शों और सिद्धांतों को स्पष्ट करती है। आगे चलते हैं प्रस्तावना की तरफ। प्रस्तावना। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की समानता, अवसर की समानता और स्थिति की समानता प्राप्त करने के लिए और उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। ये हमारे संविधान की प्रस्तावना है। संविधान की प्रस्तावना में प्रत्येक शब्द का अलग अलग अर्थ है। संपूर्ण संविधान की उत्तर कुंजी इसी को माना जाता है। इसकी मुख्य विशेषताएं, जैसे हम भारत के लोग हैं, यहाँ इस बात को दर्शाता है कि भारत का संविधान जनता द्वारा जनता के लिए बनाया गया है। इसी तरह से संपूर्ण प्रभुत्व का मतलब है भारत किसी बाहरी शक्ति के अधीन नहीं है और अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में स्वतंत्र है। समाजवादी का अर्थ भारत का उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक समानता है, संसाधनों का न्याय संगत वितरण सुनिश्चित करना है। पंथ निरपेक्ष का अर्थ भारत कोई धर्म नहीं अपनाता, न ही किसी धर्म का विरोध करता है, सभी धर्मों के प्रति सम्मान करता है भारत। इसी के साथ आगे लोकतंत्रात्मक, जनता को सरकार चुनने का अधिकार है। ये लोकतंत्रात्मक का अर्थ है। गणराज्य, भारत का कोई वंशानुगत राजा नहीं होगा, राष्ट्रपति जनता द्वारा चुना जाता है। न्याय, हर नागरिक को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करना, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान है। स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, उपासना आदि की स्वतंत्रता देना, ये हमारे मौलिक अधिकारों में है। ये आर्टिकल 19 से 22 के बीच। समानता, कानून की नजर में सभी समान है। आर्टिकल 14 से 18 तक इसका प्रावधान है। एक एक करके सारी चीजों को हम पढ़ेंगे, समझेंगे। यहाँ से एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न आते हैं। बंधुता, सभी में भाईचारे की भावना का विकास, जिससे राष्ट्र की एकता और अखंडता बनी रहे। ये संविधान की प्रस्तावना में मुख्य मुख्य शब्द हैं जिसका अर्थ एग्जामिनर अलग अलग पूछता रहता है। चलते हैं आगे। आते हैं भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार की तरफ। जो मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट हैं। देखो, मूल संविधान में जो मौलिक अधिकार थे वो 7 थे। जो वर्तमान संविधान है उसमें 6 हमारे मौलिक अधिकार हैं। पहला मौलिक अधिकार है समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार और छठा संवैधानिक उपचारों का अधिकार
और 7वां अधिकार था हमारा संपत्ति का अधिकार। जो संपत्ति का अधिकार है अब वह कानूनी अधिकार बन गया है, उसको आर्टिकल 300 K में जोड़ दिया गया है, तो यह अब कानूनी अधिकार है, पहले ये मौलिक अधिकार था। चलते हैं इसी क्रम में आगे। जो हमारा मौलिक अधिकार है, समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 में है। ये 14 से 18 तक हमारे ये समानता के अधिकार आते हैं। अनुच्छेद 14, कानून के समक्ष समानता, सभी नागरिकों को कानून के समक्ष समानता का अधिकार, राज्य किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकता है। अनुच्छेद 14 इस बात को स्पष्ट करता है। अनुच्छेद 15, धर्म, जाति, लिंग, नस्ल या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव। देखो इसमें और आपके अनुच्छेद 17 में थोड़ा सा अंतर है। यहाँ अस्पृश्यता का अंत है, छुआछूत का अंत है यहाँ, और यहाँ जाति, धर्म, लिंग, नस्ल के आधार पर। इसी तरह आपका अगला लोक नियोजन में समान भागीदारी, जो सरकारी सेवाएं हैं उसमें समान अवसर के लिए यहाँ कहा गया है, लेकिन आरक्षण की व्यवस्था भी यहाँ अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ों आदि के लिए यहाँ लागू की गई है। आर्टिकल 18, उपाधियों का उन्मूलन, अगर हम किसी देश से उपाधि लेते हैं तो उसके लिए राष्ट्रपति से अनुमति लेनी पड़ेगी, लेकिन खेल और शिक्षा में उपाधि लेने के लिए सरकार से अनुमति की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत यहाँ किया गया है। चलते हैं आगे। आर्टिकल आपका 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता के अधिकार में आर्टिकल 19 आपका ये है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांति सभा की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता, भारत के किसी भी भाग में आने जाने की स्वतंत्रता, ये सारी स्वतंत्रताएं आपकी आर्टिकल 19 में दी गई हैं। 19 से ए से लेके आपका और यहाँ तक ये आपका एफ तक बनती हैं। इस तरह से आपकी ये आर्टिकल 19 में व्यवस्था की गई है। आगे चलते हैं इसी क्रम में। अनुच्छेद 20, आपराधिक मामलों में सुरक्षा, दंडात्मक कानूनों के विरुद्ध पूर्वव्यापी दंड, दोहरे अपराध और स्व साक्ष्य न देने का अधिकार है ये। अनुच्छेद 21, जीवन और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार है ये। जब भी हमारे मौलिक अधिकार समाप्त किए जाते हैं या उन पर प्रतिबंध लगाया जाता है आपातकाल जैसी स्थिति में, तो आर्टिकल 21 हमेशा बना रहता है। यह आपातकाल में भी समाप्त नहीं होता है। बाकी सारे मौलिक अधिकार आपातकाल में प्रभावी नहीं रहते हैं। आर्टिकल 21 के अंतर्गत न्यायपालिका ने ऐसे अधिकारों को समाहित किया है, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, ये आर्टिकल 21A के अंतर्गत आता है। ये आर्टिकल 21A के अंतर्गत आता है। और प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता आर्टिकल 21 में आता है। 21 और 21A में यह है, जब हमारे देश में आपातकाल लगता है आर्टिकल 352, 356, 360 के तहत, तब हमारा यह आर्टिकल 21 प्रभावी रहता है और ये वाला आर्टिकल 21A समाप्त हो जाता है। ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है यहाँ। अनुच्छेद 21A, शिक्षा का अधिकार, ये 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क है। ये 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया है। अनुच्छेद 22, गिरफ्तारी और हिरासत से सुरक्षा, विशेष स्थिति में गिरफ्तारी से सुरक्षा मिल सकती है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23-24। अनुच्छेद 23 कहता है मानव तस्करी, बेगारी और बलात् श्रम का निषेध यहाँ किया गया है। ये सारे पॉइंट यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एग्जामिनर अनुच्छेद 23 को ज्यादा पूछता है। अनुच्छेद 24 इससे थोड़ा अलग है, बच्चों से खतरनाक कार्यों में मजदूरी का निषेध। जो 14 वर्ष से कम के बच्चे होते हैं उनसे हम कार्य नहीं करा सकते हैं, लेकिन 14 वर्ष से 18 वर्ष के बच्चे से उसके उम्र के अनुसार हल्के काम करा सकते हैं। यहाँ यह व्यवस्था की गई है, लेकिन ज्यादा भारी काम नहीं करा सकते हैं।
इसी तरह से अगले क्रम में चलते हैं। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, देखो 25 अलग बात कहता है, 26 अलग, 27 अलग और 28 अलग। 25 कहता है धर्म का पालन, प्रचार और आचरण की स्वतंत्रता। फिर 26 कहता है धार्मिक संस्थाओं में प्रबंध करने की स्वतंत्रता। और 27 कहता है धर्म प्रचार के लिए कर नहीं लगाया जा सकता है। और 28 कहता है धार्मिक शिक्षा पर नियंत्रण। अलग अलग देखो, चारों आर्टिकल अनुच्छेद धर्म से हैं हमारे, लेकिन धर्म में भी अलग अलग व्यवस्थाएं अलग अलग अनुच्छेद में की गई है। इसको आपको ध्यान से पढ़ के समझ लेना है। आगे चलते हैं। आपका 5वां जो मौलिक अधिकार है संस्कृति और शैक्षिक अधिकार है, ये 29 से 30 के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 29 संस्कृति की रक्षा का अधिकार करता है। जो हमारे देश के अंदर अल्पसंख्यक हैं, जैसे पारसी, मुस्लिम, इस तरह के लोगों के लिए, जो अल्पसंख्यक हैं उनके लिए यहाँ विशेष व्यवस्था की गई है। अल्पसंख्यक समूह को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार है। यानी कि ये स्कूल वगैरह भी यदि खोलते हैं तो इनको यहाँ विशेष संरक्षण दिया गया है। अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों को शैक्षिक संस्थान स्थापित करने और संचालित करने का अधिकार है। सरकार द्वारा इन्हें फंड उपलब्ध कराया जाता है, लेकिन ये अपने विद्यालय में किसी अन्य धर्म के व्यक्ति को पढ़ने से मना नहीं कर सकते हैं और ना ही अपने विद्यालय में विशेष अपने धर्म की शिक्षा दे सकते हैं। सभी धर्मों के बारे में बताना इनके लिए अनिवार्य होता है। चलते हैं इसी क्रम में आगे। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडिएश, ये अनुच्छेद 32 है। ये संविधान की आत्मा कहा गया है। इसे संविधान की आत्मा कहा गया है और प्रस्तावना को संविधान की उत्तर कुंजी कहा गया है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा इसको कहा है, लेकिन अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वह सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकता है। साथियों, सबसे पहले देखो, दीवानी और फौजदारी मामलों में आप लोअर कोर्ट में जाते हैं, लेकिन यदि आपके साथ किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है, आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 30 तक, तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट की शरण में जा सकते हैं। न्यायालय निम्नलिखित 5 प्रकार के रिट जारी कर सकता है। ये 5 प्रकार के रिट वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहां से बहुत क्वेश्चन आते हैं। जैसे पहला है हैबियस कॉर्पस, शरीर को प्रस्तुत करो अवैध हिरासत के खिलाफ। दूसरा है मैडमश, आदेश दो अधिकारी को कर्तव्य पालन हेतु। तीसरा है प्रोहिबिशन, अधीनस्थ न्यायालयों को कार्य करने से रोकने के लिए है। ये अगर कोई न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कार्य करता है तो उसको रोका जाता है यहाँ पर। इसके साथ आगे आते हैं अगली तरफ। क्वो वारंटो किस अधिकार से अवैध रूप से पद पर बैठे व्यक्ति को हटाना। कोई व्यक्ति यदि अपने पद पर अवैध रूप से बैठा है उसको हटाना। सर्टियोरारी, ये उच्च न्यायालय द्वारा निचली अदालतों से कार्रवाई मंगाकर उसे निरस्त करता है। मान लिया कोई वाद लंबित है और अधीनस्थ न्यायालय उसको नहीं निपटा पाया है, तो ऐसे मामले जो लंबित हैं उनको उच्च न्यायालय अपने पास मंगाकर उसको समाप्त करते हैं। साथियों, इसी तरह हमारे मौलिक कर्तव्य हैं। मौलिक कर्तव्य संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 51A के अंतर्गत हैं। जो मौलिक कर्तव्य हैं वो हमारे मूल संविधान में नहीं थे, वो हमारे वर्तमान संविधान में है। ये हमें खास बात का ध्यान रखना है। देखो, जहां मौलिक अधिकार नागरिकों को कुछ विशेष स्वतंत्रता और संरक्षण प्रदान करते हैं, वहीं मौलिक कर्तव्य नागरिकों को यह याद दिलाने की कि वे राष्ट्र के प्रति अपने उत्तरदायित्व को न भूलें। अगर हमारे अधिकार भी हैं तो हमारे कर्तव्य भी हैं। कर्तव्यों को हमें समझना होगा, बिना कर्तव्य के देश नहीं चल सकता है।
भारत के मूल संविधान में 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में मौलिक कर्तव्यों को स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया, जो भाग 4A के अंतर्गत आते हैं। अनुच्छेद 51A में यह आते हैं और 10 आपके मूल कर्तव्य थे जो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए हैं, लेकिन वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य हैं जो 86वें संशोधन 2002 द्वारा एक और कर्तव्य जोड़ा गया है। अब कुल मिलाकर 11 मौलिक कर्तव्य हो गए हैं। जो हमारा 11वां मौलिक कर्तव्य है वो 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चे को शिक्षा प्रदान कराने का कर्तव्य इसमें जोड़ा गया है। आगे चलते हैं इसी क्रम में। देखो, इन्हीं सभी प्रकरणों से, सभी टॉपिकों से हमारे बहुविकल्पीय प्रश्नों की श्रृंखला शुरू होती है। देखो, यहाँ बहुविकल्पीय प्रश्नों की श्रृंखला से हमारी बहुत सारी समस्याएं हल होने वाली हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो नहीं बताई गई हैं, लेकिन जैसे जैसे हमारे प्रश्नों की श्रृंखला चलती रहेगी वैसे वैसे एक एक चीज का समाधान धीरे धीरे होता रहेगा। पहला प्रश्न, संविधान की प्रस्तावना की शुरुआत किन शब्दों से होती है? देखो, सबसे पहले प्रस्तावना में लिखा गया है हम भारत के लोग। इन 2 शब्दों से हमारी शुरुआत होती है। सबसे पहले इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात कही गई है। आगे चलते हैं। देखो, इसकी व्याख्या हम पढ़ते हैं। व्याख्या में कहा गया है, व्याख्या प्रस्तावना वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग से शुरू होती है, जो यह दर्शाता है कि भारत का संविधान जनता द्वारा जनता के लिए बनाया गया है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न, समाजवादी शब्द संविधान में कब जोड़ा गया? ऑप्शन यहां हमारा बी सही है। 1976 में समाजवादी शब्द जोड़ा गया है। 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ था, उसके द्वारा इसको जोड़ा गया है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। एक एक करके इसी तरह से हमारे बहुविकल्पीय प्रश्नों की श्रृंखला शुरू होती रहेगी। देखो, समाजवादी शब्द के साथ साथ पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द भी जोड़े गए हैं। ये भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगला, न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक का उल्लेख संविधान की किस धारा में मिलता है? देखो, न्याय, ये सारे शब्दों का प्रयोग प्रस्तावना में ही दिया गया है। न्याय, सामाजिक, आर्थिक। आगे चलते हैं इसी क्रम में। प्रस्तावना में बंधुत्व शब्द का क्या उद्देश्य है? ऑप्शन देखो, ऑप्शन बी हमारा ये सही है। राष्ट्रीय एकता से मतलब है। यहां भारत को गणराज्य क्यों कहा गया है? ऑप्शन सी सही है, क्योंकि राष्ट्र का प्रमुख वंशानुगत नहीं हो सकता, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। यह व्यवस्था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में की गई है। अगला प्रश्न, निम्न में कौन सा शब्द प्रस्तावना में नहीं है? इस तरह के प्रश्न भी एग्जाम में बहुत ज्यादा आते हैं। हमारा ऑप्शन डी सही है। सांप्रदायिक ये वाला शब्द नहीं है। एक एक शब्दों को बारीकी से समझ के चलना है साथियों, यहां से बहुत ज्यादा गलतियां होती हैं। संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? संविधान की आत्मा अनुच्छेद 32 को कहा गया है और उत्तर कुंजी प्रस्तावना को कहा गया है। यह भी हमें ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रस्तावना में प्रयुक्त स्वतंत्रता किन बातों की गारंटी देती है? ऑप्शन बी, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना, इन सब की स्वतंत्रता हमें देती है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न, संविधान की प्रस्तावना को न्यायालय द्वारा कैसे देखा जाता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत गहरी बात यहाँ कही गई है। देखिए, संविधान की प्रस्तावना व्याख्या में सहायक होती है। अधीनस्थ न्यायालय, उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, जितने भी कोर्ट हैं सबके सब प्रस्तावना को देखकर डिसीजन देते हैं। इससे खिलाफ कोई आप डिसीजन नहीं दे सकते हैं। सारे इसको ध्यान में रखकर दिए जाते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पंथ निरपेक्ष का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए हमारा सही है। सभी धर्मों का सम्मान करना पंथ निरपेक्ष कहलाता है।
प्रस्तावना में अखंडता शब्द कब जोड़ा? देखो, जो हमारा 42वां संविधान संशोधन है, यह हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसलिए 42वें संविधान संशोधन को हमें बार बार 42वां संविधान बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये हमारा 1976 है। ये अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रस्तावना किस प्रकार का हिस्सा है? ये गैर न्यायिक लेकिन मार्गदर्शक है। ये सभी को रास्ता दिखाता है। इसके बगैर कोई संविधान को आसानी से नहीं समझ सकता है। संविधान को समझने के लिए इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। संविधान सभा ने प्रस्तावना को कब स्वीकार किया? 26 नवंबर 1949 को इसको स्वीकार किया गया है। ऑप्शन सी हमारा सही है। संविधान की प्रस्तावना में कुल कितने प्रमुख आदर्श शब्द शामिल हैं? आदर्श का मतलब यह है, देखो, संविधान की प्रस्तावना में 7 आदर्श हैं। संप्रभुता, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्र, गणराज्य, न्याय, स्वतंत्रता और समानता, ये हमारे 7 हैं ये, और बंधुता, इनको मिलाकर 7 बोला गया है इनको। ये हमारे आदर्श हैं, इनके बगैर देश को चलाना संभव नहीं है। चलते हैं आगे इसी क्रम में। प्रस्तावना संविधान का कौन सा भाग है? देखो, ये हमारा सबसे पहला ही प्रारंभिक वक्तव्य है। ये सबसे शुरू में इसी को लिखा गया है, तो ऑप्शन सी हमारा यहां सही है। प्रस्तावना में कौन सा तत्व नहीं आता? प्रस्तावना में कौन सा तत्व नहीं आता? देखो, प्रस्तावना में न्याय भी आता है, समानता भी और स्वतंत्रता भी, धर्म नहीं आता है। ऑप्शन बी हमारा गलत है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत के संविधान की प्रस्तावना की भाषा कैसी है? ऑप्शन सी हमारा सही है। यह गद्यात्मक है और सटीक है, इसमें कोई उलझन नहीं है, एकदम सभी बातों को स्पष्ट करती है ये। हम भारत के लोग किस सिद्धांत का परिचायक है? ऑप्शन सी हमारा यहां सही है। लोकप्रिय संप्रभुता का परिचायक है। लोकप्रिय संप्रभुता यह बताता है कि संविधान की शक्ति भारत के लोगों से आती है। प्रस्तावना में लोकतंत्रात्मक का अर्थ क्या है? ऑप्शन बी हमारा सही है। सरकार का जनता द्वारा चुनाव, ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। प्रस्तावना में वर्णित समानता का तात्पर्य कानून के समक्ष समानता और अवसर की समानता। 14 से 18 तक इसको क्लियर किया गया। अनुच्छेद 14 से 18 तक के बीच में इसका वर्णन है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में वर्णित है और मौलिक कर्तव्य संविधान के भाग 4 में वर्णित हैं। आगे चलते हैं इसी क्रम में। देखो, यहां से कई बार एग्जामिनर पूछता है कि मौलिक अधिकार का उल्लेख कहां से कहां तक किया है, तो बच्चे 14 से लेके 35 तक कर देते हैं, जो कि गलत है। ये लेके 12 से और 35 तक आते हैं। आपके 12 और 13 में यह स्पष्ट किया गया है कि मौलिक अधिकारों को कैसे लागू किया जाएगा, कैसे इनको समझा जाएगा। इनको यहाँ 12 और 13 में क्लियर किया गया। 14 से लेके 35 तक स्पष्ट हैं। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, ये सब आगे किए गए हैं। संविधान के अनुसार मौलिक अधिकार लागू होते हैं। अगला प्रश्न, ऑप्शन डी, ये हमारे देखो राज्य पर, केवल नागरिकों पर नहीं, केवल विदेशी नागरिकों पर नहीं, केवल विधायिका पर नहीं, ये राज्यों पर लागू होते हैं। राज्यों पर लागू हो गए तो राज्य की प्रॉपर्टी जनता होती है, उन पर भी ये लागू हो जाते हैं। किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा गया है? अनुच्छेद 32 संविधान की आत्मा है। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं।
भारत में संपत्ति का अधिकार अब क्या है, अब यह कानूनी अधिकार बन गया है। यह आर्टिकल 300 क में जोड़ा गया है। ये इसके लिए आपको जवाब देना पड़ेगा यदि आपके पास हिसाब से ज्यादा संपत्ति है। 44वें संविधान संशोधन 1978 के बाद संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं रहा, अब यह एक वैधानिक अधिकार बन गया है। अनुच्छेद 300 क में यह आता है, मैं बार बार इसी को बता रहा हूं, यह मौलिक अधिकार नहीं रहा है। आगे अनुच्छेद 14 किस अधिकार से संबंधित है, यह समानता का अधिकार है। ऑप्शन बी हमारा सही है। किस अनुच्छेद में सामाजिक रोजगार के समान अवसर की गारंटी दी गई है, अनुच्छेद 16 में समान नियोजन लोक नियोजन में समान भागीदारी की गारंटी दी गई है, लेकिन आरक्षण व्यवस्था वहां भी लागू है। अनुच्छेद 17 क्या निषेध करता है, अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता छुआछूत को निषेध करता है। ये अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न, स्वतंत्रता के अधिकार में कौन सी स्वतंत्रता शामिल नहीं है, संपत्ति की स्वतंत्रता शामिल नहीं है, बाकी हमारी ये तीनों शामिल हैं। व्यापार, विचार और शांतिपूर्ण सभा तीनों हमारे शामिल हैं। संपत्ति की स्वतंत्रता कानूनी स्वतंत्रता है। अब ये अनुच्छेद 21(1) किससे संबंधित है, ऑप्शन सी बच्चों को शिक्षा के अधिकार से ये संबंधित है। 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया अनुच्छेद 21 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की गारंटी देता है। किस अनुच्छेद में जबरन श्रम पर रोक लगाई गई है, अनुच्छेद 23 में जबरन श्रम पर रोक लगाई गई है। कोई व्यक्ति किसी से जबरदस्ती कार्य नहीं करा सकता है। बच्चों को खतरनाक उद्योगों में काम से कौन रोक सकता है या कौन रोकता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। यहां से बहुत ज्यादा प्रश्न आते हैं। आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 यहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। देखिए ये आपके लिए अनुच्छेद 24 है। अनुच्छेद 24 आपको 6 से जो आपके 14 वर्ष तक के बच्चे हैं उनको खतरनाक उद्योगों में काम से रोकता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। धर्म की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद से शुरू होती है, अनुच्छेद 25 से धर्म की स्वतंत्रता शुरू होती है, 25 से 28 तक यह चलती है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार किसके लिए हैं, धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए हैं। ये आपके आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 में इस बात को स्पष्ट किया गया है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा, हैबियस कॉर्पस रिट किससे संबंधित है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ऑप्शन बी अवैध हिरासत से संबंधित है। यह रिट न्यायालय द्वारा उस व्यक्ति की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए जारी की जाती है जिसे गैर कानूनी रूप से हिरासत में लिया गया है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अनुच्छेद 32 द्वारा किसको अधिकार प्राप्त है, नागरिकों को अनुच्छेद 32 द्वारा प्राप्त है। अनुच्छेद 32 नागरिकों को यह अधिकार देता है कि वे अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, बीच में किसी न्यायालय में जाने की जरूरत नहीं है। यदि आप अधीनस्थ न्यायालय में जाओगे तो ऊपर के न्यायालय में हारने वाला व्यक्ति रिट डालेगा, पर आप जाओगे तो ऊपर फिर हारने वाला आपकी सुप्रीम कोर्ट में रिट डालेगा, आपको बहुत देर हो सकती है। इसलिए आप सीधे सुप्रीम कोर्ट की शरण में जाइए मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए। मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है, मौलिक अधिकारों की रक्षा न्यायपालिका करती है। देखो कानून बनाने का काम संसद का है। यहां से एक चीज मैं आपको बता देता हूं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कानून बनाने का काम संसद का होता है, कानूनों की समीक्षा का काम न्यायपालिका का होता है ना।
कानूनों की समीक्षा का काम न्यायपालिका का होता है। कानून गलत हैं, उनको ना मानने का काम भी न्यायपालिका है। न्यायपालिका किसी भी कानून को जबरन नहीं मान सकती, उनको बदलाव के लिए वापस कर देती है। समीक्षा करने के बाद लागू कराने का काम सर्वोच्च न्यायालय का है, और सर्वोच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय का आदेश कर देता है, तब कानून संपूर्ण देश में लागू होते हैं। चलते हैं आगे। धार्मिक शिक्षा सरकारी स्कूलों में धार्मिक शिक्षा किसी भी जगह मतलब लागू नहीं है, सभी जगह प्रतिबंध लगाया गया है। कहीं भी कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते हैं। जहां किसी भी तरह की सरकारी सुविधा स्कूल को मिलती है, वहां धार्मिक शिक्षा देने पर सख्त मनाही की गई है। आगे चलते हैं इसी क्रम में। अनुच्छेद 28 के अनुसार पूरी तरह से सरकार द्वारा वित्त पोषित संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है। अनुच्छेद 28 इस बात को क्लियर करता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। किस अनुच्छेद में संविधान के विरुद्ध बने कानून को असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है? जब संसद कानून बनाती है और संविधान के विरुद्ध होते हैं, तो उसको किस अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट नकारती है? अनुच्छेद 13 के तहत उसको नकार देती है, मना कर देती है, देश में यह लागू नहीं किया जा सकता है। तब उसमें बदलाव किए जाते हैं। मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? मौलिक अधिकार हमारे वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कोर्टो वारंटो रिट का तात्पर्य किस अधिकार से, ऑप्शन बी, किस अधिकार से आपने यह कार्य किया है, आपके अधिकार क्षेत्र में आता है या नहीं, ये पूछती है आपकी न्यायपालिका। अगला प्रश्न, मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में कब जोड़ा गया? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, 1976 में 42वां संविधान संशोधन स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं। 11वां मौलिक कर्तव्य आपका 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 11वां जोड़ा गया है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा दिलाने का कर्तव्य सभी अभिभावकों का होगा। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। मौलिक कर्तव्य संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित हैं? देखो, मौलिक कर्तव्य 51A में वर्णित हैं, और 51 देखो 36 से लेके 51 तक नीति निर्देशक तत्व हैं, और नीति निर्देशक तत्व राज्य को एक आदर्श राज्य बनाने की नीति देते हैं यहाँ पर 36 से 51 तक। लेकिन राज्य सरकार नीति निर्देशक तत्वों को माने या ना माने उसकी इच्छा पर, उसके बजट पर निर्भर करता है। ये केवल नीतियां हैं, इनके खिलाफ हम किसी भी न्यायालय में रिट नहीं डाल सकते हैं। इसी प्रकार मौलिक कर्तव्य के खिलाफ भी हम किसी भी न्यायालय में रिट नहीं डाल सकते हैं। मौलिक कर्तव्य और नीति निर्देशक तत्व एक तरह से बाप और बेटे हैं। नीति निर्देशक तत्व पिताजी हैं और मौलिक कर्तव्य बेटा है। दोनों एक दूसरे के खिलाफ नहीं जाते हैं। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। मौलिक कर्तव्यों को किस देश के संविधान से प्रेरित होकर लिया गया? ये आपके सोवियत संघ या रूस से लिए गए हैं। सोवियत संघ के संविधान में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान है। अगला प्रश्न, कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? देखो, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना मौलिक कर्तव्य, मताधिकार का प्रयोग करना ये मौलिक कर्तव्य में नहीं आता है। वैज्ञानिक सोच का विकास करना ये मौलिक कर्तव्य, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना ये हमारा मौलिक कर्तव्य है। इस तरह से हमें मौलिक कर्तव्यों को एक बार पढ़ के समझ लेना है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। किस समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य जोड़े गए? स्वर्ण सिंह समिति, ऑप्शन सी हमारा सही है। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 1976 में ये जोड़े गए हैं। क्या मौलिक कर्तव्य न्यायालय में परिवर्तनीय हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। न्यायालय में कोई इन पर विचार नहीं किया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। किस अनुच्छेद में देश की एकता और अखंडता बनाए रखने की बात कही गई है?
ऑप्शन सी हमारा सही है। 51A के सी में यह बात कही गई है, यह कर्तव्य नागरिकों को देश की संपूर्णता, एकता, अखंडता की रक्षा करने के लिए कहता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानव की भावना विकसित करना किस अनुच्छेद में कहा गया है? यह भी हमारे मौलिक कर्तव्यों में ही कहा गया है। 51A के H में कहा गया है, यानी कि 8वीं बात है, ये 8वां आपका मौलिक कर्तव्य है। निम्न में से कौन सा कर्तव्य अनुच्छेद 51A में नहीं है? यहां हमको पहले एक एक करके पढ़ना है। ऑप्शन सी हमारा यहां पर सही है। देखिए, देश की सेवा करना ये कहा गया है। बालकों को प्राथमिक शिक्षा देना ये भी कहा गया है। पर्यावरण की रक्षा करना ये भी कहा गया। लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में भाग लेना ये नहीं कहा गया है मौलिक कर्तव्यों में। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर गलत है ये। अगर देखो अगला प्रश्न, संविधान की महान परंपराओं को बनाए रखने का कर्तव्य किस पर लागू होता है? केवल नागरिकों पर ही लागू होता है। 51A में सभी नागरिकों को मौलिक कर्तव्य का उल्लेख है। पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करना, ऑप्शन डी हमारा सही है। मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, ऑप्शन बी हमारा सही होगा। ऑप्शन डी भी हमारा नहीं होगा, ये भी हमारा नहीं है। ऑप्शन बी हमारा यहां सही है। सांप्रदायिक और सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देना किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन सी हमारा सही है। 51A के ई में है ये। मौलिक कर्तव्य किस प्रकार के होते हैं? बाध्यकारी नहीं होते। केवल वैधानिक, ये भी नहीं होता। नैतिक ये होते हैं, ये हमारी नैतिक जिम्मेदारियां हैं। संवैधानिक अधिकार ये भी हमारा नहीं है। ऑप्शन सी हमारा यहाँ सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। मौलिक कर्तव्यों का पालन नहीं करने पर क्या होगा? नागरिकता समाप्त हो जाती है, कोई दंड नहीं, जेल जाना पड़ता है, उच्च शिक्षा से वंचित हो जाते हैं। ऑप्शन हमारा यहाँ पर कौन सा है? सोचिए जरा कौन सा हो सकता। ऑप्शन बी हमारा यहाँ सही होगा। कोई दंड का प्रावधान नहीं है। राष्ट्रगान हो रहा है, आप खड़े हो या ना हो कोई दिक्कत नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अपना कार्य करते रहिए। मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल करना किसका विचार था? ऑप्शन सी हमारा सही है। इंदिरा गांधी का विचार था ये। आपातकाल 1975-77 के दौरान इंदिरा गांधी सरकार ने मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया। भारत के संविधान को विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान क्यों माना जाता है? ऑप्शन इसका सी सही है। इसमें केंद्र और राज्य दोनों के लिए विस्तृत प्रावधान है। दोनों के लिए अलग अलग, राज्यों की शक्तियां अलग हैं, केंद्र की शक्तियां अलग हैं, दोनों का अलग अलग बंटवारा किया गया है जो अनुसूचियों में वर्णित हैं। सारी चीजें हम एक एक करके क्लियर करते रहेंगे। प्रत्येक टॉपिक को बड़ी बारीकी से और सरलता के साथ आपको सिखाते चले जाएंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। यदि यह वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे लाइक कीजिए और इसे शेयर कीजिए, और जिसने हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला प्रश्न, भारत के संविधान की प्रस्तावना में किस उद्देश्य को प्रथम स्थान दिया गया है? ऑप्शन सी हमारा सही है। न्याय को प्रथम स्थान दिया गया है। भारतीय संविधान की किस विशेषता को बॉलीवुड स्टाइल में मीठा मिश्रण कहा जाता है? ऑप्शन हमारा सी सही है। विदेशी संविधान से प्रेरित प्रावधान है, इसलिए इसको मीठा मिश्रण कहा जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। संविधान में संघात्मक प्रणाली की विशेषता कहां से ली गई है? ऑप्शन हमारा है इसमें अमेरिका से ली गई है ये। ऑप्शन ए सही है। भारत में एकल नागरिकता की व्यवस्था कहां से ली गई है? इकहरी नागरिकता हमारे ब्रिटेन से ली गई है। अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। ब्रिटेन में इकहरी नागरिकता का प्रावधान है।
भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली कहां से ली गई है? भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली भी ब्रिटेन से ही ली गई है। ब्रिटेन की संसद की तरह ही भारत की संसद है। ब्रिटेन में जिस तरह से 2 सदन है, ऐसे ही भारत में 2 सदन, लोकसभा और राज्यसभा है। संविधान की सर्वोच्चता किस विशेषता को दर्शाता है? विधिक प्राधान्यता को दर्शाता है। भारत का संविधान किस प्रकार का संविधान है? अलिखित, अर्धलिखित, पूर्ण लिखित, केवल परंपरागत? तो इसके लिए सबसे सही ऑप्शन होगा हमारा पूर्ण लिखित संविधान है। पूरी तरह से लिखा हुआ है, यहाँ अर्धलिखित बात कोई भी नहीं है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखो, अनुच्छेद 395 व 12 अनुसूचियां इसके अंदर थी मूल संविधान के अंतर्गत। पूरी तरह से यह लिखा हुआ है। भारत का संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को ये लागू हुआ है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। साथियों, इसी क्रम में हमारी बहुविकल्पीय प्रश्नों की श्रृंखला पूरी होती है। मुझे विश्वास है आपको यह श्रृंखला अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले प्रश्न, भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता इसे लचीला और कठोर दोनों बनाती हैं? ऑप्शन सी, इसको संशोधन करने की प्रक्रिया इसको कठोर और लचीला बनाती है। संशोधन प्रक्रिया भी इतनी आसान नहीं है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों से 2/3 से बहुमत पास करना होता है और बहुमत भी अलग अलग प्रकार के हैं, साधारण बहुमत, विशेष बहुमत। इसलिए संविधान प्रक्रिया इतनी आसान भी नहीं है और इतनी कठिन भी नहीं है कि संविधान में कोई बदलाव न किया जाए। इसलिए लचीला और कठोर दोनों कहा गया है। इसी के साथ हमारा यह टॉपिक समाप्त होता है। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद साथियों।